ओके क्लास, तो आज हम जो है वो ई कैट एम डी कैट इंग्लिश के अंदर सेंटेंस कंप्लीशन को डिस्कस करेंगे। तो सेंटेंस कंप्लीशन किसे कहा जाता है कि एक सेंटेंस हमारे पास लिखा होता है, उसमें ब्लैंक्स होता है और उस ब्लैंक्स को आपको गिवन ऑप्शंस में से करेक्ट ऑप्शंस को सिलेक्ट करना पड़ता है। इसको कहते हैं सेंटेंस कंप्लीशन। तो जैसे कि जब हम एन यूनिवर्सिटी की बात करें तो एन के अंदर आपको पता है कि 4 क्वेश्चंस ही आते हैं, 4 ही तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक आपके पास आता है पैसेज, जिसको हम कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन। एक आपका आता है सिनोनियम, जिसको हम वोकैबुलरी कहते हैं। थर्ड हमारे पास आता है सेंटेंस करेक्शन, जिसको हम लोग स्पॉटिंग एरर भी कहते हैं। और चौथा हमारे पास आता है सेंटेंस कंप्लीशन। ठीक है, तो ये 4 ही चीज़ें एन में आपको देखेंगे। एन के 25 सवाल में ये 4 तरह के सवाल होते हैं, जिसमें से पैसेज जो है वो तो आपको पता है कि ये सिलेक्टेड है, ये हमेशा रिपीट होते हैं। जैसे इस साल जो है वो एन में 2024 के टेस्ट में 2024 राउंड 1 के अंदर आप पैसेजेस में देख सकते हैं कि आपका बिफोर बैंडेड आया, बनाना वाला आया, कैवेंडिश, और उसके अलावा जो है वो एक और ग्लूटेन फ्री बेकिंग भी आया। ये 3 पैसेजेस आए थे। इस तरह से सिनोनियम भी जो है ना वो रिपीटेड होता है, पास पेपर से ही आते हैं। अगर आपने सिनोनियम सारे कर लिए तो ये रिपीट होके आ रहे होते हैं। ठीक है, मसला होता है ये सेंटेंस करेक्शन और सेंटेंस कंप्लीशन में। ये जैसे राउंड 1 के अंदर नहीं आया अक्सर बच्चों का सेंटेंस करेक्शन सेंटेंस कंप्लीशन, पास पेपर में से नहीं आया, आउट ऑफ द पास पेपर आया है। तो इन्हीं की प्रैक्टिस हम करेंगे। इसमें से आज सेंटेंस कंप्लीशन मैं आपको करा रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको सेंटेंस करेक्शन कराऊँगा। इसमें सेंटेंस कंप्लीशन के 50 MCQs हैं, जो पास पेपर से राउंड 1 के लिए मैंने जो है यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं ख़ास तौर पे एन के एंटी टेस्ट के लिए, वरना MD कैट वाले भी इसको देख सकते हैं। तो इंग्लिश तो सेम ही होती है सबकी। तो ये सेंटेंस कंप्लीशन आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एन के जो पास पेपर है, अगर आपने राउंड 1 दिया है तो उसमें से कुछ MCQs आपके रिपीट भी हो रहे होंगे। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन आइंस्टाइन गेव हिज थ्योरी इट बिकेम वेरी डैश। जब आइंस्टाइन ने अपना नज़रिया पेश किया थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, तो ये बहुत ज़्यादा डैश था। फेमस, इनक्रेडिबल, इनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो वो बहुत ज़्यादा फेमस था, इनक्रेडिबल था, या अनबिलीवेबल था। फेमस मतलब होता है मशहूर, इनबिलीवेबल का मतलब होता है नाकाबिल यकीन, और इनक्रेडिबल का क्या मतलब होता है? इनक्रेडिबल भी सेम मायने में ही आते हैं, नाकाबिल यकीन। इनक्रेडिबल, ठीक है। तो जब आइंस्टाइन ने अपने नज़रिया पेश किया तो ये क्या हो गया? अब देखो, 2 सेम ऑप्शन तो हो नहीं सकते थे। अब इनक्रेडिबल और अनबिलीवेबल तो सेम चीज़ है, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन, फेमस। तो वो बहुत ज़्यादा मशहूर हुआ, फेमस हुआ। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, वेरी फेमस बेहतर लग रहा है देखा जाए तो। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये कहलाता है सेंटेंस कंप्लीशन। ऐसे कई सवाल आज हम प्रैक्टिस करेंगे। एक क्वेश्चन ये है, डैश इज़ द ग्रेट वर्च्यू। ये एक बहुत बड़ी नेकी का काम है। ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, इट इज़ ऑनेस्टी। यह आया था, ओके। तो डैश इज़ द ग्रेट क्या हो जाए? ऑनेस्टी, द ऑनेस्टी, एन ऑनेस्टी, इट इज़ ऑनेस्टी। अब देखो, यस क्या होना चाहिए इसका आंसर? ऑनेस्टी होना चाहिए, बिल्कुल सही। चूँकि ऑनेस्टी जो है ना बेटा, ऑनेस्टी एक हमारे पास नाउन है, ये हमारा एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एक ऐसे नाउन को हम लोग कहते हैं जिसको हम ना छू सकें ना हम देख सकें, सिर्फ महसूस कर सकें। तो ऑनेस्टी जिसको हम लोग कहते हैं उर्दू में ईमानदारी। तो चूँकि एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन का रूल होता है कि इससे पहले कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगता। तो आ, एन, दा, कोई भी आर्टिकल एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले नहीं लगाते। दैट्स वाई यहाँ पर आंसर होना चाहिए ऑनेस्टी। तो ये होना चाहिए, दिस इज़ ऑनेस्टी इज़ द ग्रेट वर्च्यू। यही लगाया था, ओके। थर्ड क्वेश्चन है,
अच्छा, ये क्वेश्चन आगे आएगा तो अभी मैं नहीं देखूंगा इसको, इसके चॉइसेस का मैं। नेक्स्ट, गेट डैश द बस, दिस विल बी बस एट द स्टॉप बिफोर स्टेशन। यस, बिल्कुल सही। गेट इन द बस एट द स्टॉप बिफोर स्टेशन, मतलब स्टॉप पर बस के अंदर दाखिल हो जाओ, स्टेशन से पहले जो स्टॉप है। तो गेट इन द बस मतलब बस में दाखिल हो जाना, ठीक है, उसका इन हो जाएगा। नेक्स्ट है मार्टिन लूथर किंग डिटेस्टेड द इनजस्टिस। मार्टिन लूथर किंग, डिटेस्टेड का क्या मतलब होता है? डिटेस्टेड का मतलब होता है नफरत करना, नफरत करना, दिस इज डिटेस्टेड। तो मार्टिन लूथर किंग डिटेस्टेड द इनजस्टिस, वो नफरत क्या करते थे नाइंसाफ़ी से। मार्टिन लूथर किंग एक ये अमेरिकन, एक ब्लैक लोग जो थे अमेरिकन के, उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते थे। नाम सुना होगा आपने मार्टिन लूथर किंग का। तो वो नफ़रत क्या करते थे इनजस्टिस से। अब नफ़रत के लिए एक तो वर्ड होता है हेट और एक वर्ड होता है एबहॉर। तो एबहॉर जो है ना, मतलब हाई डिग्री ऑफ नफ़रत है, तो नफ़रत को कहते हैं हेट, मतलब नफ़रत। और जब ये नफ़रत हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो इसको कहा जाता है एबहॉर। तो हेट की हायर डिग्री होती है एबहॉर। सैनोनियम है बिल्कुल ऐसे ही, तो सैनोनियम लिखना था डिटेस्टेड का, तो डिटेस्टेड का सैनोनियम हमारे पास एबहॉर्ड हो गया। जैसे लव का एडोर होता है वैसे हेट का एबहॉर होता है। तो मार्टिन लूथर किंग एबहॉर्ड द इनजस्टिस, वो नफ़रत क्या करते थे नाइंसाफ़ी से, इनजस्टिस से, ठीक है। नेक्स्ट, द लिटिल बॉय स्लीप लॉन्ग डे ही विल फील डैश। छोटा लड़का जो है वो सोता है सारा दिन, तो वो महसूस करेगा कैसा, मतलब अगर वो सारा दिन सोता रहे तो वो कैसा महसूस करेगा? लेजी, एग्जॉस्टेड, स्लीपी, सैड। स्लीपी कहाँ से, सारा दिन सो गया तो स्लीपी थोड़ी ना महसूस करेगा। एग्जॉस्टेड नहीं, एग्जॉस्टेड जब इंसान बहुत ज़्यादा थक जाना, काम करके थक जाता, उसको नींद की तलब होती है, एग्जॉस्टेड। इसका करेक्ट आंसर होगा लेज़ी, सुस्त। सुस्ती आ जाते हैं ना इंसान देर तक सोता रहे अगर, मतलब ऐसा मतलब होना तो ये चाहिए कि इंसान को एक्टिव होना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर आप लंबे, जैसे संडे को अक्सर ऐसा होता है कभी कभार कि आप लंबे देर तक सोते रहते हैं, 2 बजे उठते हैं, 3 बजे उठते हैं, तो आपको ऐसा नहीं होता कि आप बहुत एक्टिव उठेंगे। पूरा दिन आपका लेजीनेस से गुजरता है। जितना लेट आप उठेंगे और जितना जल्दी आप उठते हैं वो दिन आपका एक्टिव गुजरता है, ऐसे ही होता है ना। तो वही के साथ जो वो सारा दिन सोता रहा, इसलिए वो ख़ुद को लेज़ी या सुस्ती जो है वो जो सुस्ती है, काहिली है, वो महसूस करेगा। समझ गए? ये थोड़ा सेंस पर आ रही है MCQs। एग्जॉस्टेड तो मतलब जब बहुत ज़्यादा काम करके थक जाए तो एग्जॉस्टेड। और स्लीपी तो फील करेगा नहीं, तो जब इतना पूरा दिन सो गया तो स्लीपी कहाँ से होगा फिर वो। सैड, सैड मतलब उदास, उदासी का से कोई ताल्लुक ही नहीं है, ठीक है, सोने से। क्लियर है भाई? नेक्स्ट है द इनिशियल स्टेज इज डैश। तो इनिशियल स्टेज कौन सा स्टेज होती है? फर्स्ट स्टेज होती है। तो ये आसान MCQs है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये आया था आपके पास? इतना आसान नहीं आया था, आगे वाला आएगा। द टीचर्स अग्री दैट स्किल्स डैश बाय द स्टूडेंट्स कैन अप्रूव कैन बी अप्रूव्ड। टीचर इस बात पर अग्री करते हैं कि जो स्किल्स है, महारत है, उनको तालिब इल्म बेहतर बना सकते हैं। यस, कैन बी अप्रूव्ड हो जाएगा, पैसिव वॉइस लग जाएगा, कैन अप्रूव नहीं होगा यहाँ पर। क्योंकि कैन बी जब आते हैं ना मोडेल के साथ, जब हम बी वर्ब लगाते हैं, मोडेल प्लस बी प्लस जब वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है ना बेटा, तो उसका मतलब क्या होता है कि ये हमारा जो है वो कौन सा वॉइस बना हुआ है? पैसिव वॉइस बना हुआ है। तो टीचर्स अग्री करते हैं कि स्किल्स, अब चूँकि बाय आ गया ना आगे, चूँकि आगे बाय आया तो बाय आया, तो उसका मतलब यहाँ पर जो स्ट्रक्चर लगेगा वो किसका लगेगा भाई? पैसिव का लगेगा। तो पैसिव यही बनेगा, कैन बी अप्रूव मोडेल प्लस बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म। तो कैन बी अप्रूव बाय द स्टूडेंट्स होगा ना, कैन अप्रूव बाय द स्टूडेंट्स नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वी हैव टू डू सम रिसर्च इन ऑर्डर टू डैश द पॉसिबल फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट। आया था क्या ये आपका? हाँ, तो डिटरमाइन हो गया इसका। तो डिटरमाइन द पॉसिबल फैक्टर्स दैट कुड अफेक्ट द आउटकम ऑफ द प्रोजेक्ट, मतलब हमें कुछ रिसर्च करना चाहिए
ताकि हम डिटरमाइन कर सकें। डिटरमाइन का मतलब होता है पता लगाना, मालूम करना, ताकि हम मालूम कर सकें पॉसिबल फैक्टर जो कि प्रोजेक्ट के आउटकम पर असर डाल सकते हैं। रिफ्यूज़ का मतलब होता है इनकार करना, रिफ्यूज़ का मतलब तो होता है इनकार करना। डिमिनिश का मतलब होता है ख़त्म करना। रिमेन मतलब होता है बाकी रहना। और डिसेंड का मतलब होता है उतरना, नीचे नीचे उतरना। तो जाहिर सी बात है यहाँ पर ये चारों मीनिंग्स नहीं आएंगे आखिरी के, ये आएगा डिटरमाइन, इन ऑर्डर टू डिटरमिन द पॉसिबल फैक्टर। मतलब रिसर्च इसलिए करते हैं ताकि हम कुछ मालूम कर सकें, कुछ पता लगा सकें, कुछ डिटरमाइन कर सकें। दैट्स वाई द आंसर विल बी ए। सही है भाई, क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन डैश हिज स्किल्स बियॉन्ड एवरीवन्स एक्सपेक्टेशंस एंड वॉन दिस ईयर स्विमिंग कंपटीशन। जॉन ने डैश किया अपने स्किल्स को दूसरों की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा, और इस साल के स्विमिंग कंपटीशन को उसने जीत लिया। जोर से बोलो। इम्प्रूव्ड, बिल्कुल सही। तो जॉन ने इम्प्रूव किया ना अपने स्किल को, अपने स्किल को बेहतर बनाया बाकियों की तवक्कुआत से कहीं ज़्यादा, और इस साल का स्विमिंग कंपटीशन जीत लिया। अब देखो, डिक्रीज़ का मतलब होता है कम करना, हेजिटेटेड का मतलब होता है लाइक हिचकिचाना, इंक्लाइंड का मतलब होता है झुकना, डिस्पाइस का मतलब होता है लाइक मना करना, रोकना। जाहिर सी बात है जॉन ने अपने स्किल्स को क्या किया, वो बाकी वर्ड्स तो इसमें क्लियर लग ही नहीं रहे ना इसके अंदर, कि उसने इम्प्रूव किया अपने स्किल को दूसरों की तवक्कुआत से ज़्यादा, फिर इस साल का स्विमिंग कंपटीशन जीत लिया। सही है? तो ये आपने सही बताया, बिल्कुल करेक्ट है। इसका सी ऑप्शन होना चाहिए, इम्प्रूव्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज़ अ वेल नोन फैक्ट दैट बिकॉज ऑफ द डेंजर दैट इट रिप्रेजेंट्स वन हैज़ टू डैश फ्रॉम स्मोकिंग। ये एक जानी मानी हकीकत है, क्योंकि वो नुकसान जो इससे होता है, किसी भी इंसान को दूर रहना चाहिए स्मोकिंग से, मतलब सिगरेट नोशी करने से, तंबाकू नोशी करने से दूर रहना चाहिए। तो दूर रहने के लिए क्या यूज़ कर, अच्छा मैं मीनिंग्स बता देता हूँ। प्रिवेंट मतलब होता है रोकना, डिसअपॉइंट मतलब होता है लाइक नाराज़ करना, सीज मतलब होता है, इसके मतलब ये रोकने के मायने में ही आता है। रिमूव का मतलब होता है हटाना, रिफ्रेन मतलब होता है दूर रखना। यस, इसका ऑप्शन ई होना चाहिए, रिफ्रेन, टू रिफ्रेन फ्रॉम स्मोकिंग। तो किसी भी इंसान को खुद को तंबाकू नोशी से दूर रखना चाहिए, तो रिफ्रेन इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, ई ऑप्शन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैनी पीपल डैश द कंसिक्वेंसेस ऑफ हाई ब्लड प्रेशर बट फैमिली फिजिशियंस स्ट्रेस दैट hypertension is dangerous condition if left untreated। बहुत से लोग डैश द कंसिक्वेंसेस, कंसिक्वेंसेस मतलब होता है नताइज, बस बहुत से लोग डैश करते हैं हाई ब्लड प्रेशर के नताइज को, लेकिन फैमिली फिजिशियन इस बात पे जोर देते हैं कि हाइपरटेंशन एक ख़तरनाक हालत है, अगर इसको इलाज ना किया जाए, उसको ट्रीट ना किया जाए। तो बहुत सारे लोग नज़रअंदाज कर देते हैं ना, मतलब किसको, हाई ब्लड प्रेशर के जो कंसिक्वेंसेस हैं उनको। अब देखो, अप्रीहेंड, असेस, मेजर, अंडर एस्टिमेट, अप्रिशिएट, क्या होना चाहिए। बहुत से लोग क्या करते हैं, मतलब उसको हल्के में लेते हैं। यस, अंडर एस्टिमेट होगा ना इसका आंसर, कि बहुत से लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, मतलब हल्के में ले लेते हैं हाई ब्लड प्रेशर के कंसिक्वेंसेस को। लेकिन फैमिली फिजिशियन इस बारे में स्ट्रेस करते हैं कि हाइपरटेंशन एक डेंजरस कंडीशन है, अगर उसका इलाज ना किया जाए तो फिर अंडर एस्टिमेट होना चाहिए ना। अब यहाँ अंडर एस्टिमेट लोगों को जुमला सही बनेगा, मेजर तो नहीं हो सकता ना, नापना, असेस मतलब इम्तहान लेना, अप्रिशिएट तारीफ़ करना। अब ये वोकैबुलरी बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन है ना, तो आप सेंस के लिहाज से भी देख सकते हो, यहाँ बाकी वर्ड सही नहीं लगेंगे आपको। ठीक है, आई थिंक माई ब्रदर हैज़ डैश हिज फ्रेंड्स बैडली एंड डिस्प्लेड सेल्फिशनेस फॉर अ लॉन्ग टाइम। मुझे लगता है कि मेरे भाई ने डैश किया अपने दोस्तों को बुरी तरह से और ख़ुद गर्जी दिखाई काफ़ी लंबे अर्से तक। क्या होना चाहिए, बी ऑप्शन है, ट्रीटेड, बिल्कुल सही। ठीक है, मतलब कि ट्रीट करना, सलूक करना। तो बहुत बुरा सलूक किया मेरे भाई ने अपने दोस्तों के साथ और लंबे अरसे तक उसने खुद गर्जी दिखाई।
तो रेस्पेक्टेड, एक्टेड, प्रोटेक्टेड, हील्ड ये नहीं हो सकता इसमें। मीनिंग्स पे जाओगे तो द बी ऑप्शन यहाँ पर अप्रोप्रिएट है, ट्रीटेड। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। Color blind people usually suffer from the inability to dash between certain colors or shades of a color. यस सही है, डिफरेंशिएट। वैसे भी क्लियर समझ में आ रहा है ना। तो कलर ब्लाइंड पीपल ख़ास तौर पर लोगों के पास इनएबिलिटी होती है, वो नाकाबिल होते हैं कि वो डिफरेंशिएट कर सकें सर्टेन कलर्स में या डिफरेंट शेड्स ऑफ कलर में। द प्राइम मिनिस्टर डिसमिसेस क्रिटिसिज्म दैट ही हैज़ डैश द इकोनॉमी एंड सोशल इशूज़। प्राइम मिनिस्टर ने डिसमिस किया, मीन्स के रद्द कर दिया उस तनकीद को कि उसने डैश किया मईशियत को और समाजी मसाइल को। प्राइम मिनिस्टर ने इस तनकीद को रद्द कर दिया कि उसने इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़ को डैश किया। यस, अब क्या कह रहे हो? यस, यहाँ पर नेग्लेक्टेड ही करेक्ट आंसर होना चाहिए। तो क्यों होना चाहिए? देखो, एडवांस मतलब होता है तरक्की करना। आप क्या कह रहे हो? डिस्कवर्ड। प्राइम मिनिस्टर ने इस क्रिटिसिज्म को डिसमिस किया कि उसने, अब जाहिर सी बात क्रिटिसिज्म को उसने क्रिटिसिज्म किस चीज़ की होती है? हमेशा नेगेटिव चीज़ों की होती है ना भाई, पॉजिटिव चीज़ों की तो नहीं हो सकती। अगर उसने डिस्कवर किया होगा इकोनॉमी और सोशल इश्यूज़ को तो उस पर क्रिटिसिज्म कैसा बनता है? हाँ, उसने नेगलेक्ट किया था इन इशूज़ को, नज़रअंदाज किया था, नज़रअंदाज किया ना भाई उसने इकोनॉमी और सोशल इशूज़ को, तभी उस पर क्रिटिसिज्म हुई। तो उसने उसको जो है उसने नेगलेक्ट किया था चूँकि, तो उसने डिसमिस किया उस क्रिटिसिज्म को कि भाई मैंने ऐसा नहीं किया। ठीक है, तो थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ता है इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज आई मिस्टर रॉबसन्स बिहेवियर टुवर्ड्स मी, एज आई डैश मिस्टर रॉबसन्स बिहेवियर टुवर्ड मी, आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। यह था तो बड़ा आंसर। एज आई डैश मिस्टर रॉबसन्स बिहेवियर टुवर्ड मी, आई विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। जैसे कि मैं डैश करता हूँ मिस्टर रॉबिन्सन का मेरे साथ जो रवैया है, मैं इसको और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो मैं क्या करता हूँ? मैं डैश करता हूँ। क्या करता हूँ? एडमायर तारीफ़ करता हूँ, इंगेज मसरूफ़ करता हूँ, डिटेस्ट नफ़रत करता हूँ, इनिशिएट शुरू करता हूँ, रिकर दोबारा से करता हूँ। यस, ये लगाया था। ओके, डिटेस्ट का मैंने बताया ना, डिटेस्ट का मतलब होता है डिसलाइक, डिसलाइक या फिर इसका मतलब होता है हेट। चूँकि मैं हेट करता हूँ, नफ़रत करता हूँ या डिसलाइक करता हूँ, नापसंद करता हूँ मिस्टर रॉबसन का मेरे साथ जो रवैया है, मैं मज़ीद इस रवैये को और बर्दाश्त नहीं करूँगा। तो डिटेस्ट यहाँ पर आएगा ना। एडमायर तो नहीं कर सकते ना इस चीज़ को, इंगेज मसरूफ़ करना, इनिशिएट शुरू करना, रिकर दोबारा से, तो ये तो मीनिंग्स नहीं बन रही इसके अंदर, एक ही सही मीनिंग लग रहा है, डिटेस्ट। ठीक है, इसको याद रख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईवे एजेंसी वार्न ड्राइवर्स टू बी एक्स्ट्रा केयरफुल एंड टू डिले जर्नीज इफ़ बैड वेदर डैश। हाईवे एजेंसी ने वार्न किया, मतलब उन्होंने वार्न किया, उन्होंने वार्न करने से क्या मतलब है? तंबीह की। ठीक है, उन्होंने तंबीह की ड्राइवर्स को कि वो कैसे रहें भी, एक्स्ट्रा केयरफुल रहें। ठीक है, कि वो एक्स्ट्रा केयरफुल रहें एंड टू डिले जर्नीज़, और वो अपने जर्नीज़ को, अपने सफ़र को डिले कर दें। डिले करने का क्या मतलब है? कि वो उसको ताख़ीर में कर दें। इफ़ बैड वेदर डैश, अगर बुरा मौसम डैश मतलब कायम रहता है, बुरा मौसम अगर बरकरार रहता है, तो वो क्या करें? वो अपनी ड्राइवर्स जो हैं वो केयरफुल रहें और अपनी जर्नीज़ को डिले करें। यह सही जवाब आपने दिया, परसिस्ट। बिल्कुल। बाकी फैसिलिटेट्स, हाइंडर्स, कंक्लूड्स, टर्मिनेट्स, ये तो नहीं आएगा ना भाई। अगर बैड वेदर, परसिस्ट मतलब कायम रहना। अगर बुरा वेदर अगर बरकरार रहता है, कायम रहता है, या बरकरार कह सकते हैं, बरकरार रहना। अगर बुरा मौसम बरकरार रहता है तो वो अपनी जर्नीज़ को डिले करें। हिंडर का मतलब होता है रुकावट, हिंड्रेंस से निकला ना, रुकावट। तो बैड वेदर हिंडर्स तो नहीं होगा, यहाँ पर परसिस्ट होगा। ठीक है, बाकी कंक्लूड मतलब नतीजा, टर्मिनेट ख़त्म करना, फैसिलिटेट किसी को वो करना, फैसिलिटेट करना। ड्यू टू कंटिन्यूअल नॉइस फ्रॉम द स्ट्रीट बिलो, आई कुडंट डैश व्हाट आई वाज रीडिंग।
मुसलसल आने वाली शोर की वजह से नीचे सड़क से मैं नहीं कर सका डैश जब मैं पढ़ रहा था। मुसलसल शोर की वजह से मैं क्या नहीं कर सका? जो मैं पढ़ रहा था। कंसीडर, ओके आपने कंसीडर बताया। और कोई? कॉम्प्रिहेंड का मतलब होता है समझना, बॉदर मतलब होता है तंग करना, मिसयूज़ का मतलब होता है बुरा इस्तेमाल करना किसी चीज़ का, बुरा इस्तेमाल। कंसीडर का मतलब होता है, इसका मतलब होता है कंसीडर करना मतलब समझना ही होता है, इसका मतलब भी। कैलकुलेट का मतलब होता है कि कैलकुलेट करना, हिसाब करना। क्या होना चाहिए? अब देखो कॉम्प्रीहेंड या कंसीडर में से एक हो सकता है, लेकिन जब हम कुछ पढ़ रहे होते हैं ना तो उसको हम कॉम्प्रीहेंड कर रहे होते हैं, असल में कंसीडर नहीं कर रहे होते हैं। कंसीडर मतलब तो किसी चीज़ की लाइक समझना, कंसीडर करना। कॉम्प्रीहेंड होता है ना, जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन, रीडिंग करके हम समझते हैं पैसेज को, तो ये कॉम्प्रीहेंड होगा, कॉम्प्रीहेंड व्हाट आई रीड। और ये आंसर कीज़ के अंदर यही है एनईडी के, तो ये आपको आंसर कीज़ के लिहाज से याद रखना है। इसी तरह से नेक्स्ट, आई हैव सो मैनी फ्रेंड्स बट डीप डाउन अंडरनीथ आई हैव अ फियर ऑफ डैश। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लेकिन मेरे दिल में मुझे डर है डैश का। यस, लोनलीनेस, बिल्कुल सही। मुझे डर है दिल में, मेरे अंदर डर है लोनलीनेस का, अकेलेपन का। मतलब बहुत सारे दोस्त होने के बावजूद मेरे अंदर जो है वो तन्हाई का खौफ बसा है, लोनलीनेस। सही है, समझ गए? एडमिशन तो दाखिला, इंसिस्टेंस, जोर देना, डिसेबिलिटी, माजूरी, कॉन्ट्राडिक्शन, खिलाफ जाना किसी चीज़ के। यहाँ पर तो लोनलीनेस होना चाहिए सेंटेंस के लिहाज से। They were on their way to the airport when their car was involved in a dash with a car. वो एयरपोर्ट जाने पर रास्ते पर थे जब उनकी गाड़ी जो है वो दूसरी कार के साथ डैश हुई। यस, कोलिजन विद अ कार, टकराव, तो उसका टकराव हुआ दूसरी गाड़ी के साथ। ठीक है, इजी है। कैटरेक्ट ऑपरेशंस आर या एंड डैश ऑफ मॉडर्न सर्जरी विथ अ सक्सेस रेट ऑफ मोर देन 90%। कैटरेक्ट ऑपरेशंस जो होते हैं वो डैश हैं जदीद सर्जरी का, जिसकी सक्सेस रेट 90%, 90% से ज़्यादा है। तो क्या है वो मॉडर्न सर्जरी का? डैश है ऑब्सक्योरिटी, एक्यूमुलेशन, डिग्निटी, ओबीडियंस, ट्रियम्फ। तो मैं मीनिंग्स बता दूँ ताकि आप तुक्का ना मारें। ऑब्सक्योरिटी, ऑब्सक्यूर करना मतलब छुपाना। एक्यूमुलेशन का मतलब होता है जमा करना। डिग्निटी मतलब होता है अजमत। ओबीडियंस मतलब होता है फरमान बरदारी। ट्रियम्फ का मतलब होता है जीत, फतेह। तो क्या है कैटरेक्ट ऑपरेशन जदीद सर्जरी के? क्या है? यस, ट्रियम्फ इसका आंसर होगा। वो जीत है, सक्सेस है ना, फतेह है। एक्यूमुलेशन तो जमा करना, एक्यूमुलेट करना। ठीक है, मीनिंग्स पता होंगे ना तो ऑटोमेटिकली लग जाएगा। उस समय मीनिंग ही नहीं पता लग रही होती है ना कि इस वर्ड की मीनिंग क्या है सेंटेंस कंप्लीशन के अंदर। नेक्स्ट, इन आवर कंट्री लो पे इज़ द मेन डैश कॉज ऑफ अ जॉब स्पेशली अमंग टीचर्स हु वर्क एट स्टेट स्कूल। हमारे मुल्क में कम सैलरी वो मेन डैश वजह है जॉब की। मतलब मेन किस चीज़ की वजह है जॉब की? ख़ास तौर पे उन टीचर्स में जो स्टेट स्कूल में काम करते हैं। तो डैश कॉज ऑफ अ जॉब मतलब जो लो पे होती है उसकी वजह से क्या होता है? एवैक्यूएशन, इंस्टॉलमेंट, रेस्ट्रिक्शन, डिमोलिशन, डिससेटिस्फेक्शन। इवैक्यूएशन का मतलब होता है खाली करना। इंस्टॉलमेंट मतलब होता है किस्त। रेस्ट्रिक्शन का मतलब होता है रोकना। डिमोलिशन का मतलब होता है तबाही। और डिससेटिस्फेक्शन का मतलब कि गैर इत्मीनान या बेचैनी या इत्मीनान ना होना। तो हमारे कंट्री में लो पे, कम जो सैलरी है ना, वो मेन डैश कॉज ऑफ अ जॉब। मतलब जो जॉब की जो है वो डैश की वजह है, डैश कॉज है, मेन डैश कॉज है। इवैक्यूएशन कॉज, इंस्टॉलमेंट कॉज, रिस्ट्रिक्शन कॉज, डिमोलिशन कॉज, डिससेटिस्फेक्शन कॉज।
इवैक्यूएशन, इवैक्यूएशन इंस्टॉलमेंट तो होगा नहीं, चलो ए कह रहे हैं आप लोग, ए कह रहे हैं इवैक्यूएशन। मतलब कह रहे हैं कि भाई जॉब छोड़ देना, नहीं, इसका करेक्ट आंसर है ई, डिससेटिस्फैक्शन, गैर तसल्ली बख्श, गैर इत्मीनान। कह रहे हैं कि हमारे मुल्क में लो पे मेन डिससेटिस्फैक्शन कॉज ऑफ अ जॉब है। मतलब जॉब के अंदर जो लोग सेटिस्फाई नहीं है अपने, वो इसी वजह से नहीं है क्योंकि उनकी जो पे है, उनकी जो सैलरी है, तनख्वाह है, वो कम है। ख़ास तौर पे वो टीचर जो स्टेट स्कूल में पढ़ाते हैं। तो डिससेटिस्फैक्शन होते हैं ना, जॉब सेटिस्फैक्शन कहते हैं ना, जॉब सेटिस्फैक्शन, जॉब डिससेटिस्फैक्शन, तो ये मेन एक वर्ड जॉब के साथ लगता है। जब सैलरी कम होती है तो जॉब डिससेटिस्फैक्शन होती है आपकी, तो गलत हो गया ये। तो यहाँ इवैक्यूएशन नहीं होगा, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यू शुड वॉश योर सैंडल्स इन कोल्ड वाटर टू रिमूव ऑल डैश ऑफ सैंड। यस, पास पेपर कह रहा है ये। ओके, ट्रेसेस, टू रिमूव ऑल ट्रेसेस ऑफ सैंड, ताकि आप तमाम निशानात जो हैं वो सैंड के हटा दो, ठीक है। नेक्स्ट, माई कंपनी एम्प्लॉयड वन ऑफ माई रिलेटिव लास्ट मंथ बट अनफॉर्चुनेटली आई हैड बीन फार रॉन्ग इन माई डैश ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़। मेरी कंपनी ने जॉब पे रखा मेरे ही रिश्तेदारों में से एक को पिछले महीने, लेकिन बदकिस्मती से मैं बहुत गलत था अपने डैश ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, मतलब उसकी काबिलियत है उसके डैश के बारे में मैं गलत था। एक्यूजेशन, डेप्राइवेशन, एस्टिमेट्स, एट्रीब्यूशन, इंस्पिरेशन। एक्यूजेशन का मतलब होता है इल्ज़ाम, एक्यूज़ करना। डिप्राइवेशन का मतलब होता है दूर रखना, किसी चीज़ से डिप्राइव करना, मतलब कि हक छीनना। एस्टिमेशन मतलब अंदाज़ा लगाना। एट्रीब्यूशन मतलब होता है खसूसियात। इंस्पिरेशन का मतलब होता है तासुर। कह रहे मेरी कंपनी ने मेरे पिछले महीने मेरे रिश्तेदारों को एम्प्लॉय किया, लेकिन बदकिस्मती से मैं गलत था उसकी कैपेबिलिटीज़ को जो मैंने डैश किया। मतलब मुझे लगा था कि वो जो है ना, कि मेरा जो रिश्तेदार है वो बहुत ज़्यादा कैपेबल होगा, लेकिन जब उसको जॉब पे रखा गया तो मुझे पता लगा कि ऐसा नहीं था। आई डैश ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़। इतना एक्सप्लेन कर दिया, अभी भी गलत बता रहा हूँ। एस्टिमेट्स, सी ऑप्शन। मतलब आई हैड बीन फार रॉन्ग इन माई एस्टिमेट्स ऑफ हिज कैपेबिलिटीज़, जो मैंने अंदाज़ा लगाया था उसकी सलाहियतों का, तो मैं उस अंदाज़ों में गलत था। वो तब मुझे लगा बहुत अच्छा होगा, लेकिन वो ऐसा नहीं निकला, अंदाज़ा मेरा गलत निकला। तो एस्टिमेट्स होना चाहिए, सही है। ये भी थोड़ा सा टफ था, इसको देख लें। एस्टिमेट्स मतलब थोड़ा सा इस तरह का टफ आता है ना, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको लग रहा है सारा सही है, सही होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज अ रिजल्ट ऑफ द इंक्रीजिंग शॉपलिफ्टिंग ऑफेंसेस द गवर्नमेंट हैज़ वार्न्ड दैट द पुलिस शुड टेक टफर डैश टू कंटेन द ट्रबल। बढ़ते हुए शॉपलिफ्टिंग ऑफेंसेस की वजह कर गवर्नमेंट ने तंबीह की है, वार्न किया है कि पुलिस को ज़्यादा सख्त डैश लेना चाहिए टू कंटेन द ट्रबल, ताकि वो उस ट्रबल को, उस परेशानी को ख़त्म कर सकें। टफ एक्शन, एक्शन तो लिखा बनी एक्शन, तो एक्शन के लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर? अपोजिशन, मेजर्स, डायमेंशंस, डेवलपमेंट्स, पेक्युलरिटीज़। अपोजिशन मतलब होता है मुखालफत। अच्छा, ये जो सारे सेंटेंस कंप्लीशन एनईडी में आते हैं ना, ये सब अब ये वेबसाइट से निकले हुए होते हैं सेट के एक्सरसाइज के, तो मैं भी वहीं से निकालता हूँ सारे। तो एक होता है SAT टेस्ट, होता है SAT, सेट का टेस्ट आपने सुना होगा, सेट स्कॉलस्टिक असेसमेंट टेस्ट, सेट। तो अक्सर होता है जब आपको ना, अगर आप पाकिस्तान से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में अप्लाई करना चाहते हो
मतलब लाइक किसी भी मतलब पाकिस्तान से बाहर से मुराद यूरोपियन या फिर अमेरिकन यूनिवर्सिटीज़ के अंदर, तो फिर आपको SAT का सेट का टेस्ट देना पड़ता है। तो जब आप उस टेस्ट में पास करते हो तो आपको स्कॉलरशिप लग जाती है। तो सेट के टेस्ट की वजह से उसमें इंग्लिश और मैथ्स के 2 सब्जेक्ट आते हैं, सुना होगा आपने सेट, SAT भी कहा जाता है उसको। तो उसमें जो सेट की जो इंग्लिश होती है ना वो NED में आती है, जबकि ये बच्चे देते हैं अमेरिका में स्कॉलरशिप के लिए टेस्ट जो देते हैं। मतलब अगर आप इंग्लिश NED की इंग्लिश अगर आप कर पा रहे हो ना तो आप सेट टेस्ट भी क्लियर कर लोगे और आप अमेरिका में फ्री में पढ़ोगे जाके। मतलब इतना ज़्यादा टफ होता है ये। मतलब इसीलिए थोड़ी ना हम कहते हैं कि NED की इंग्लिश में नंबर नहीं आते, अच्छे अच्छे इंग्लिश जानने वालों के नहीं आ रहे होते हैं, एक से एक। रीज़न क्या है कि ये मतलब जहाँ से निकाला गया है ना वो बहुत टफ लोकेशन है, आपको देख के अंदाज़ा नहीं होता। वो जब मैं मीनिंग बता देता हूँ फिर भी समझ में नहीं आ रहा होता आपको, क्या लगेगा, ऐसे ही है ना। तो यही कि इसका मेन मतलब क्या होता है, मेमोराइज़ कर लिया जाए, याद कर लिया जाए चीज़ों को। क्योंकि स्टूडेंट जाहिर सी बात है आजकल जो है वो शॉर्टकट पे ही चलते हैं कि याद कर लिया जाए आंसर्स को, तो वही आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर लगा लें। ऐसे ही होना चाहिए ना भाई। तब दैट्स वाई मैं आपको टेंसेस, वॉइस ये सब नहीं पढ़ा रहा, मैं बट प्रैक्टिस करा रहा हूँ आपको। यही काम आएगा आपके NED में। मैं टेंस पढ़ाना शुरू कर दूंगा, आपके किसी काम का नहीं है वो, आप एक भी सवाल नहीं कर पाएंगे। इसमें से कितने सवाल थे जो हमने टेंस से किया है, एक भी नहीं। बोला प्रेजेंट सिंपल है, पास्ट सिंपल है, पास्ट इंडेफिनिट है, कुछ बात हो रही है ऐसी क्लास में, एक भी नहीं। उसमें वोकेबलरी है तो, और उसके अंदर टेंस, नरेशन, वॉइस काम नहीं आती है। ये वोकेबलरी, वर्ड पावर जो है ना, प्रैक्टिस ये काम आती है बस इसके अंदर। ऐसी है ना, तभी तो नहीं कर पा रहे, वरना टेंस तो तमाम बच्चों को आता है। कराची में एक बच्चा है जिसको 12 के 12 टेंस का फॉर्मूला आता है कि नहीं है? क्या ज़ाहिर सी बात है। तो कहने का मकसद है कि लाइक 12 टेस्ट के फॉर्मूले सबको आते हैं, एक्टिव पैसिव करना सबको आता है, उसके बावजूद NED के टेस्ट में नंबर नहीं आते हैं इंग्लिश में। रीज़न ये प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं वो। मतलब प्रैक्टिस से ही एप्टीट्यूड में बेनिफिट है। लेक्चर्स लेने से कुछ भी नहीं होता है कि आप मतलब ग्रामर के लेक्चर पेज, हज़ारों लेक्चर पढ़े मैं मेरे यूट्यूब चैनल पर इंग्लिश ग्रामर के, 9 के, 10 के, फर्स्ट ईयर के, सेकेंड ईयर के, दुनिया जान की ग्रामर पढ़ाई भी है, लेकिन NED के लिए वो इतने काम की नहीं है। इसलिए मैं NED के लिए हमेशा प्रीफर करता हूँ पास्ट पेपर की प्लेलिस्ट देखो। मैंने कभी नहीं कहता कि वो ग्रामर वाले प्लेलिस्ट देखो जाकर, बोलना चाहे तो मैं कह सकता हूँ, लेकिन जाहिर सी बात है कि वो इतना उसको करने के बाद भी आप NED का टेस्ट नहीं कर पाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन आप फिर भी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये वोकेबलरी बेस्ड आ रहे हैं। वोकेबलरी बेस्ड में क्या होता है कि वर्ड्स हैं सिर्फ ना, सैनोनियम्स हैं, वही निकालने हैं, उसमें ग्रामर किसी काम नहीं आती आपकी। ये तो कितनी इंग्लिश आपको आती है इससे पता लगेगा। सही है, स्टार्ट करते हैं दोबारा। पोजीशन मुखालफत मेजर, पता है कि हम एप्लीकेशन में लिखते हैं ना कि द गवर्नमेंट शुड टेक इमीडिएट मेजर्स टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। ठीक है, मेजर्स मतलब होता है अमल, एक्शंस। डायमेंशन मतलब तो होता है जहत। डेवलपमेंट्स का मतलब होता है तरक्की। पेक्युलरिटीज़ मतलब अजीब होना किसी चीज़ का, अजीब। क्या होगा इसमें? तो इंक्रीजिंग शॉपलिफ्टिंग ऑफेंस की वजह से गवर्नमेंट ने वार्न किया पुलिस के कि वो टफ डैश लें टू कंटेन द ट्रबल, कि वो ज़्यादा सख्त क्या लें, मीजर्स का, बिल्कुल टफ मीजर्स टू कंटेन द ट्रबल। मतलब वो सख्त मीजर्स लें, सख्त एक्शंस लें। मीजर्स मतलब वही हो गया ना जैसे आपने बताया, एक्शंस टू कंटेन द ट्रबल। सही है, तो बाकी सारे वर्ड्स इसमें नहीं फिक्स होंगे, ये सारे वर्ड्स। There were deep-rooted racial dash long before the two countries became rivals and went to war. So there was a deep-rooted racial dash long before the two countries became rivals and went to war. मतलब एक बहुत ज़्यादा डीप रूटेड, मतलब जिसकी जड़ें बड़ी गहराई तक हों, ऐसा रेशियल, रेशियल मतलब रेसिस वाला, मतलब नस्ल परस्ती वाला, नस्ल परस्ती वाला डैश था। इससे पहले कि दो कंट्रीज़ दुश्मन बन जाते और एक दूसरे के साथ जंग पर चले जाते। तो देर बड़ा डीप रूटेड मतलब बिल्कुल गहराई में कहीं पर रेशियल डैश चल रही थी। उसके बाद क्या हुआ कि दो कंट्री आपस में दुश्मन बन गए और जंग पे चले गए। हॉस्पिटैलिटी मतलब मेहमान नवाजी, मेहमान नवाजी ना नाउन है ये, मेहमान नवाजी। डोनेशन अतिया या चंदा, डिडक्शन रिड्यूस करना मतलब किसी चीज़ को निकालना। प्रिजुडिस राय या बायस
राय जिसको हम कहते हैं ना, प्रेजुडिस का क्या मतलब होता है? ओन ओपिनियन, खुद की राय, या खुद को बरतर साबित करना। दिस इज प्रेजुडिस। एक्सटिंक्शन मतलब होता है खात्मा, किसी चीज़ का ख़त्म हो जाना। तो हॉस्पिटैलिटी, डोनेशन, डिडक्शन, प्रेजुडिस, एक्सटिंक्शन कह रहे। हाँ, इस प्रेजुडिस होना चाहिए यहाँ पर। प्रेजुडिस क्यों? चूँकि कहीं ना कहीं दोनों आपस में दूसरे को ना कमतर साबित कर रहे थे। प्रेजुडिस था दो लोग, दो कौमों के बीच में, वो डीप रूटेड था, मतलब ना उसकी जड़ अंदर ही अंदर जड़ पकड़ते जा रही थी। बाद में यहाँ क्या हुआ कि दोनों कंट्री जंग पे छिड़ गई, रेशियल इसकी वजह से, ठीक है, प्रेजुडिस की वजह से। रेशियल प्रेजुडिस मतलब जो आप नस्ल के तौर पे खुद को बेहतर साबित करते दूसरों से, सही है। तो दिस विल बी प्रेजुडिस, अपने आप को बेहतर साबित करना, अपनी राय में खुद को बेहतर समझना, प्रेजुडिस, ठीक है। द रिसेंट ऑयल लीकिंग फ्रॉम अ बार्ज इन द मिसिसिपी रिवर पोजेस एंड डैश टू द ड्रिंकिंग वाटर ऑफ न्यू ऑर्लियंस। जो हालिया जो ऑयल लीक कर रहा है बार्ज से, बार्ज किसे कहते हैं? बार्ज इज अ टाइप ऑफ शिप, शिप जैसा होता है, शिप ही होती है बार्ज। तो जो बार्ज से जो क्या हो रही है, जो ऑयल लीक कर रही है मिसिसिपी रिवर में, मिसिसिपी दरिया में जो अमेरिका में, उससे क्या हो रहा है? उससे डैश का सामना करना पड़ रहा है पीने के पानी को न्यू ऑर्लियंस के अंदर। क्या है वो जो ऑयल लीक कर रहा है? वो डैश है, डैश कर रहा है ड्रिंकिंग वाटर को। हैज़र्ड, एडिक्शन, कंसिस्टेंस, अडॉप्शन, हैबिटेशन, मतलब वो क्या चीज़ था? हैज़र्ड का मतलब होता है खतरा। एक तो बेल्जियम का फुटबॉलर भी है, फुटबॉल देखते हो, ईडन हैज़र्ड, ठीक है। तो ये हैज़र्ड जो है खतरे वाला है, हज़ार्डियस वाला। इसका आंसर वैसे हज़ार्ड ही है, हैज़र्ड ही है ना ये तो। पोजेस अ हैज़र्ड टू ड्रिंकिंग वाटर ऑफ न्यू ऑर्लियंस। न्यू ऑर्लियंस में जो पानी है पीने का, उसको वो खतरे की घंटी बजा रहा है वहाँ। मीनिंग ही तो पता नहीं चलता है। एडिक्शन मतलब नशा, कंसिस्टेंस मतलब बरकरार रहना, अडॉप्शन मतलब अडॉप्ट करना किसी चीज़ को, हैबिटेशन मतलब लाइक माहौल, ठीक है। तो हैज़र्ड तो बड़ा आसान वर्ड है, हैज़ार्डियस से निकला है हैज़र्ड, ठीक है। हैज़र्ड खतरा होता है ना किसी भी चीज़ को। नेक्स्ट देखें, ऑल्दो आई एम टेरेबली ऑफेंडेड इट इज़ माई डैश टू रिमेन इन माई पोजिशन until a new manager has been appointed। अगरचे मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंडेड हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा मैं तंग हुआ हूँ, अब ये मेरी डैश है कि मैं अपनी पोजीशन पर रहूँ जब तक नया मैनेजर नहीं आ जाता। मतलब कि मैं जॉब छोड़ने वाला हूँ, लेकिन अब मेरी ये डैश है कि मैं अपनी पोजीशन पर रहूँ जब तक नया मैनेजर नहीं आ जाता। अब मेरी क्या है ये? इम्यूनिटी, इंटेंशन, बोर्डम, टेम्पटेशन, रिहर्सल। इम्यूनिटी मतलब होता है लाइक किसी चीज़ से बचना, इंटेंशन नीयत, बोर्डम बोरियत, टेम्पटेशन बुराई, रिहर्सल रिहर्स करना मतलब मश्क, रिहर्सल टू रिमेन। मतलब अगरचे मैं बहुत ज़्यादा ऑफेंड हुआ हूँ, मैं बहुत ज़्यादा तंग हो गया हूँ, लेकिन अब मेरी ये डैश है कि मैं अपने पोजीशन पर उस वक्त तक रहूँ जब तक कि नया मैनेजर नहीं आ सकता। मेरी क्या है? मेरी बचना है, मेरी नीयत है, मेरी बोरियत है, मेरी बुराई है, मेरी मश्क है, इंटेंशन है ना, मेरी नीयत है। सिंपल इतना, मेरी इंटेंशन, मेरी नीयत है कि मैं, या मेरा इरादा, नीयत नहीं तो इरादा कह लो यार, कि मेरा इरादा है कि मैं उस पोजीशन पर रहूँ जब तक नया मैनेजर नहीं आ जाए। तो यही एक फिट हो रहा है इसमें वर्ड, और को फिट ही नहीं हो रहा। तो रिहर्सल क्या, मश्क क्या, कि मेरी रिहर्सल क्यों है? रिहर्सल तो हम लोग करते हैं स्कूल वगैरह में जब हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, रिहर्सल। रिगार्डेड एज द वर्ल्ड्स डैश लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट नोआम चॉम्स्की continues to recreate new theories about language and language learning। समझा जाता है दुनिया के सबसे डैश लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट नोआम चॉम्स्की जो रशियन है, वो अब भी क्रिएट करते हैं न्यू थ्योरीज लैंग्वेज और लैंग्वेज लर्निंग के बारे में। तो वर्ल्ड्स मतलब दुनिया के सबसे मशहूर लिंग्विस्टिक थ्योरिस्ट है नोआम चॉम्स्की। अबंडेंट का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ जो वाफिर मिकदार में हो। हॉस्टाइल दुश्मन,
रिसेंटफुल, ये पता नहीं क्या होता है, देखिए आंसर भी नहीं है, टेंशन नहीं लो, ठीक है। एब्यूसिव, एब्यूसिव का मतलब बुरा भला कहने वाला। फोरमोस्ट, मशहूर, फेमस। तो दुनिया के सबसे डैश लिंग्विस्ट थ्योरिस्ट हैं नॉम चॉम्स्की। क्या है? एबंडेंट है, हॉस्टाइल है, एब्यूसिव है, फॉरमोस्ट है। फॉरमोस्ट है, बिल्कुल मशहूर है ना भाई, नोआम चॉम्स्की। नाम सुना है कभी? नोआम चॉम्स्की नहीं सुना? ये बहुत मशहूर रशियन एक फिलोसोफर है। कोई बात नहीं, मासूम बच्चे हो आप लोग के लिए इतना भी काफ़ी है। एनईटी का टेस्ट पास कर लो बस। नेक्स्ट है, मैनी डैश क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स आर लेस फंक्शनल देन द वंस इन द पास्ट। बहुत से डैश क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स कम लेस फंक्शनल हैं माजी के मुकाबले में। मतलब पास्ट में जितने क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स थे, आज जो क्राफ्ट ऑब्जेक्ट हैं वो कम फंक्शनल हैं उनके मुकाबले में। रेपिटेटिव, कॉन्टेम्प्रोरी, मासिव, रेशनल, सिंसियर। मतलब आज के दौर के, पास्ट है ना, पास्ट मतलब माजी, और जो आज के दौर की चीज़ें प्रेजेंट है, तो प्रेजेंट को क्या बोलते हैं? जो हमारे दौर की बात, हमारे दौर की कोई चीज़ है तो उसको क्या बोलेंगे? रिपीटेटिव, कंटेम्प्रोरी, मैसिव, रेशनल, सिंसियर। रिपीटेटिव जो दोहराए अपने आप को। कंटेम्प्रोरी, कंटेम्प्रोरी का मतलब होता है हम असर। मैसिव मतलब बड़ा, बहुत बड़ा। रेशनल, अक्ली। सिंसियर, मुखलिस, दोहराने वाला। तो अब बताओ असल में हम असर खुद एक बहुत मुश्किल वर्ड है आप लोगों के लिए। हम असर, असर जो है ना, असर क्या मतलब होता है? वक्त या ज़माना। अरबी ज़बान से निकला ना, सूरह असर है ना, वाला असर ना, उसमें क्या है? कसम किसकी खाए लाने? ज़माने की कसम है, ज़माने की। इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र, बेशक इंसान जो है खसारे में। पढ़ा है ना ये वाला असर, कसम है ज़माने की। तो हम असर मतलब हमारे ज़माने के लोग जो प्रेजेंट के, इस वक्त के, तो उसका आंसर हो जाएगा कंटेम्प्रोरी। तो मैंने कंटेम्प्रोरी ऑब्जेक्ट्स आर लेस फंक्शनल, मतलब जो आज के दौर के क्राफ्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो कम फंक्शनल है माजी के दौर के लिहाज से। तो प्रेजेंट के मायने में आते हैं कंटेम्प्रोरी। समझ गए? जैसे एल्बर्ट आइंस्टाइन वॉज द कंटेम्प्रोरी ऑफ मोहनदास करमचंद गांधी, मतलब गांधी जी और आइंस्टाइन एक ही दौर के थे। या कायद मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द कंटेम्प्रोरी ऑफ गांधी, मतलब गांधी जी और जिन्ना एक साथ एक ही दौर के थे, तो कंटेम्प्रोरी थे। नहीं सुना ये वर्ड कभी आपने? कंटेम्प्रोरी, ठीक है। असल में ये सारे लिटरेचर फंक्शनल इंग्लिश है ना, बिजनेस इंग्लिश है। हम लोग कॉमन डे में ये इंग्लिश इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए अक्सर हम इंग्लिश बोलते भी होंगे आप, फेसबुक में, इंस्टा में, यहाँ वहाँ लिखते भी होंगे आप, लेकिन ये इंग्लिश नहीं लिखते कभी। वो बेसिक रोज़मर्रा की इंग्लिश हम लोग लिख रहे होते हैं ना, उससे एनईटी के टेस्ट को कोई फ़ायदा नहीं पहुँचता, तो वो इंग्लिश यहाँ आती नहीं है। Unlike fossil fuels which can be used only once, wind and solar power are dash sources of energy। तो आसान है। मतलब फॉसिल फ्यूल्स जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, ये हो गया ना हमारे फॉसिल फ्यूल्स, तो ये सिर्फ एक ही बार इस्तेमाल किए जा सकते हैं ना। उसके बाद एक वक्त आएगा जब सारे ख़त्म हो जाएंगे, फॉसिल फ्यूल, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, ऑयल है। इसके बरक्स जो सोलर पावर होता है, विंड पावर होता है ना, वो डैश सोर्स ऑफ एनर्जी है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। बिल्कुल सही, रिन्यूएबल जो कि बार बार रिन्यू हो जाए, जो ख़त्म ना हो कभी। सोलर पावर कभी ख़त्म नहीं होगी, विंड पावर कभी ख़त्म नहीं होगी, पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा आज नहीं तो कल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विथ एज द मिनरल कंटेंट ऑफ ह्यूमन बोन्स डिक्रीजेस देयर बाय मेकिंग दैम मोर डैश। वक्त के साथ साथ क्या हो रहा है कि इंसान की हड्डी में जो मिनरल कंटेंट है, कैल्शियम वगैरह, वो कम से कम होता जा रहा है, जिससे उनकी हड्डियाँ डैश होती जा रही हैं। इंटीमेट, डेलिबरेट, कंकरेंट, डाइवर्स, फ्रेजाइल। क्या होती जा रही है? हड्डियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। कमज़ोर के लिए वर्ड कौन सा होता है चारों में से? क्या? फ्रेजाइल का मतलब होता है नाजुक या कमज़ोर। अब समझ में आ गई ना फ्रेजाइल होता। अच्छा, फ्रेजाइल लग रहा था। तो वो है ना, आपने फर्स्ट टाइम में पढ़ा होगा, वो एक प्ले था ना, अ विजिट टू अ स्मॉल प्लैनेट। उसमें क्रेटॉन नाम का एक एलियन था। उसने जब सुना ना कि यहाँ के लोग इनके लोगों को मौत आती दुनिया के वासियों को, तो वो कहता ना, सच फ्रेजाइल बटरफ्लाइज, तुम लोग बहुत नाजुक तितलियों जैसे हो। तो क्रेटॉन ने कहा था अपने लोगों से। तो फ्रेजाइल वैसे भी नॉर्मली
है ना, कोई अगर आपको डब्बा वगैरह है ना जिसमें शीशे जैसे गिलास वगैरह आते हैं ना बॉक्स में, किसी कार्टन में ग्लासेस वगैरह शीशे के गिलास आते हैं, उसमें ना ऐसे करके एक ना इस तरह से एक बना होता है ना, एक यूँ एक इस तरह वाइन एक वो बना होता है और यहाँ से टूटा हुआ होता है एक तरफ से। वो देखिए डब्बे में ऐसा करके लोगो बना होता है कभी कभी, उसके नीचे लिखा होता है फ्रेजाइल और नीचे लिखा होता है हैंडल विथ केयर। देखा लिखा हुआ हैंडल विथ केयर, नहीं देखा कभी? मतलब इसका मतलब होता है जो चीज़ इसके अंदर है ना वो कांच की बनी हुई, टूट सकती है तो आराम से रखो। और फ्रेजाइल मतलब नाजुक है, केयर के साथ हैंडल करो, तो फ्रेजाइल मतलब नाजुक। ऐसे मैं बता रही हूँ, बट डब्बे में अक्सर लिखा होता है कार्टन वगैरह में, अलग अलग ना सिंबल बने होते हैं, उसमें से ये भी होता है फ्रेजाइल। तब ये सब देखा, आप ऑब्जर्व नहीं करते ना, आप लोग ऑब्जर्व करोगे तो आपको दिखेगा कि ये सब होता है। नेक्स्ट है द नी इज मोर लाइकली टू बी डैमेज देन मोस्ट अदर जॉइंट्स बिकॉज इट इज सब्जेक्ट टू ट्रेमेंडस फोर्सेज ड्यूरिंग डैश एक्टिविटी। नी जो आपका क्या घुटना, जो आपका घुटना है ना वो ज़्यादा डैमेज होता है तमाम जॉइंट्स में। जब इंसान बाइक से गिरता है तो सबसे पहले घुटने में चोट लगती है, और सबसे पहले घुटना छिलाता है, ऐसे ही है ना भाई। तो जब भी एक्सीडेंट होता है तो घुटने पे ही लगता है। तो कहते हैं नी जो है ना वो ज़्यादा जल्दी डैमेज हो जाती है दूसरे जॉइंट से किसी, क्यों? चूँकि वो उस पर बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है जब हमको डैश एक्टिविटी करते हैं। मतलब देखो जब गिरता है इंसान घुटने के बल ही गिरता है ना, घुटना सबसे पहले ज़मीन पे जाकर रोड पर टकराता है, वही छिलाता है सबसे पहले, और टूटता भी वही सबसे पहले घुटना। ऐसे ही है ना भाई। तो विगोरस एक्टिविटी, सही कह रहा हूँ। विगोरस एक्टिविटी मतलब जब हम बहुत ज़्यादा कोई दौड़ भाग कर रहे होते हैं या बहुत ज़्यादा हम कोई फास्ट एक्शन जब हमारा होता है ना, विगोरस मतलब होता है फास्ट। किसी भी फास्ट एक्शन में जैसे बाइक से गिर गया, एक्सीडेंट हो गया, सबसे पहले घुटने पे चोट लगती है, तो इंसान उसी के बल गिरता है, ऐसे ही है। तो सही बताया बिल्कुल आपने, विगोरस। जुपिटर हैज़ नो सॉलिड सरफेस। जुपिटर जो प्लैनेट है, सबसे बड़ा प्लैनेट है सोलर सिस्टम का, गैस जाइंट होता है ना ये, तो जुपिटर का कोई सॉलिड सरफेस नहीं है एंड इज सराउंडेड बाय जोन्स ऑफ डैश रेडिएशन। और वो चारों तरफ उसके कौन से रेडिएशंस हैं? इंटेंस, बिल्कुल सही, इंटेंस रेडिएशंस हैं, शदीद रेडिएशंस उसके चारों तरफ। मैग्नेटिक फील्ड उसकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंटेंस रेडिएशन है। चलो गुड, आया था क्या आपका ये? अच्छा पता है, ये आते तो कर देते हैं। बिल्कुल होता, कुछ आए भी होंगे ऐसे तो तुमने कर लिए होंगे। सो मी हैव, अच्छा सो मी नहीं हो गया, सम होगा, गलत हो गया। सम हैव अ वेरी डैश सेंस ऑफ हियरिंग। कुछ लोगों की सुनने की हिस्स बहुत डैश होती है। ऑल्दो मोस्ट डू नॉट हियर साउंड्स ऑडिबल टू द ह्यूमन ईयर। अगरचे ज़्यादातर लोग उस आवाज़ को नहीं सुन सकते जो आवाज़ ह्यूमन ईयर सुनने के काबिल होती है। मतलब बहुत से लोगों की सेंस ऑफ हियरिंग बहुत डैश होती है, मतलब बहुत ज़्यादा सुन सकते हैं, हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं दूर से, लेकिन ज़्यादातर लोग जो होते हैं वो हल्की आवाज़ों को सुन नहीं पाते हैं, और कान उनका ख़राब होता है देखा जाए तो। और कुछ लोग हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं, तो उनके पास कौन सी सेंस होती है जो लोग हल्की आवाज़ को भी सुन लेते हैं? डिफेंसिव, स्पार्स, डिसमिसिव, कीन, सेक्युलर। स्पार्स मतलब होता है बिखरा हुआ, बिखरा हुआ। क्या सेक्युलर? सेक्युलर तो हम कहते हैं लिबरल को ना भाई, सेक्युलर तो लिबरल कहलाता है, इसका ताल्लुक तो मज़हब से, सब मज़ाहिब को मानने वाला या मजहबी आज़ादी का कायल। जो मजहबी आज़ादी का कायल होता है वो कहता है कि हर मज़हब को जीने की आज़ादी है, वो सेकुलर है। तो इसका तो ताल्लुक है ही नहीं, इस जुमले से सेकुलर का ताल्लुक इससे तो ई तो नहीं है। अब बताइए, डिफेंसिव, दिफाई, मतलब खुद की हिफाजत करना, दिफा करना। यस, डी होगा। कीन, कीन का मतलब होता है शौक रखना या शौकीन होना भी कहते हैं ना। तो मतलब सम हैव अ वेरी कीन सेंस ऑफ हियरिंग, मतलब सुनने के बहुत शौकीन होते हैं वो, मतलब बहुत ज़्यादा उनका सेंस होता है, ठीक है। और जबकि बहुत सारे लोग जो है वो सुन नहीं पाते हैं। कीन सेंस मतलब होता है कि बड़ा सेंस रखना, गहराई से सुनने वाला, हल्की आवाज़ों को भी सुन लेने वाला, कीन सेंस। Giant pandas resembles bears in shape and in the slow dash way they walk. Giant panda जो होते हैं ना वो बिल्कुल भालू जैसे होते हैं,
शेप में, और रिजेंबल करते हैं उन स्लो डैश वे, स्लो डैश तर्ज पर, जिस तर्ज पर वो चलते हैं। तो पांडा या बेयर स्लो डैश वे पर चलते हैं। डैश में क्या आएगा? क्लमजी, बीटर, पोर्टेबल, कस्टमरी, टेंडर। तो जाइंट पांडास शेप में भी रिजेंबल होते हैं बेयर से, और साथ में चलने में भी वो स्लो डैश वे पर चलते हैं। डैश में क्या आएगा? क्लमजी, बीटर, पोर्टेबल, कस्टमरी, टेंडर। यस, क्लमजी, बिल्कुल सही। क्लमजी वे, क्लमजी मतलब होता है भारी भरकम। जब को मोटा इंसान, जब को भारी इंसान चलता है ना स्लोली स्लो, उसको क्लमजी कहते हैं। तो वो स्लो क्लमजी वे पर चलते हैं। सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर एवर देयर इज अ प्लेंटी ऑफ रेन ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन लाइफ इज डैश इन वेरियस फॉर्म्स। जहाँ पर भी बहुत ज़्यादा बारिशें होती हैं ग्रोइंग सीज़न में, तो ज़िंदगी जो है ना वो डैश होती है मुख्तलिफ़ किस्मों में। मतलब लाइफ जो वहाँ पर क्या होती है, बारिशें जहाँ पर ज़्यादा होती हैं वहाँ पर ज़िंदगी क्या होती है? पंक्चुअल, सुपरफिशियल, लूज, इरिटेबल, एबंडेंट। सुपरफिशियल का मतलब होता है ऊपर, ऊपरी सतह। इरिटेबल का मतलब होता है परेशान कौन। तो बारिश तो रहमत है, तो परेशान कौन क्यों हो जाएगी लाइफ के लिए? बारिश तो रहमत है ना भाई। तो जब बारिश ज़्यादा हो रही है तो लाइफ इरिटेबल थोड़ी ना होगी। जब बारिश नहीं हो रही है वहाँ पर लाइफ इरिटेबल होगी। कराची की बात थोड़ी ना कर रहे हैं, जंगल झाड़ियों की बात कर रहे हैं। तो कराची का सोच रहे हो तो डी तो नहीं है, एबंडेंट होगा। ज़िंदगी जो एबंडेंट मतलब होता है बड़ी तादाद में होना। तो कह रहे कि ज़िंदगी जो है वो बड़ी तादाद में होती है मुख्तलिफ़ किस्मों में। जब वहाँ पर बारिशें होती हैं वेरियस फॉर्म में होती है, मतलब बहुत एबंडेंट होती है। नेक्स्ट है, बैक्टीरिया लिविंग इन द सॉइल प्ले ए डैश रोल इन रिसाइकलिंग द कार्बन एंड नाइट्रोजन नीडेड बाय प्लांट्स। बैक्टीरिया जो मिट्टी में रहते हैं ना वो डैश रोल सर अंजाम देते हैं कार्बन और नाइट्रोजन को रिसाइकिल करने में, जिसकी ज़रूरत प्लांट्स को होती है। यस, वाइटल रोल, बिल्कुल सही। वाइटल मतलब इंपॉर्टेंट रोल ना भाई, एक बहुत अहम। कौन सा? एनवियस, हासिद, हासिद जलने वाला, जलन रखने वाला, हसद करने वाला। तो हासिद तो होगा नहीं। हाँ, इंपॉर्टेंट हो जाता है, बिल्कुल आएगा नहीं, लेकिन यही आएगा पास पेपर ही यही आएगा, एग्जैक्ट यही लगा देता, बात खत्म। उसकी चेंज थोड़ी ना आएगी, तो पास पेपर करा रहा हूँ, बिल्कुल एग्जैक्ट आया था, एक लफ्ज़ चेंज नहीं था। बस यही है, पढ़ता हुआ ना पैसेज पूरा, तुम्हें पढ़ा थोड़ी ना होगा तुम्हें पूरा। कौन बिफोर बाइंडेड कौन पढ़ेगा पूरा बैठ के उसको? डायरेक्ट आंसर लगाओ। ये तो एनईडी में बेनिफिट है। ये नया पैसेज आ जाता तो सबकी हालत ख़राब पड़ी रहती। नामुमकिन है कि बच्चा कर पाता कोई। आपको ही पता है अगर पैसेज नया आ जाए तो आप नहीं कर पाएंगे, तो चूँकि समझ ही में नहीं आ रहा था आंसर उसका। कभी आप पढ़ना अप्रूव यार इसके अंदर ये क्यों है, बस है वो तो हमने आंसर याद कर लिया तो हमें पता है, अदरवाइज नहीं। बहुत आधा घंटा से ऊपर लग जाए सिर्फ पैसेज सॉल्व करने में, पढ़ने में सिर्फ उसको। मुश्किल भी इंग्लिश इतनी होती है उसकी, आसान थोड़ी ना होती। बात हो ऐसे दोबारा जाना पड़ता है वापस, बार बार आगे पीछे करते रहो। पैसेज के नीचे क्वेश्चन होते हैं ना आपके, तो ऊपर पैसेज जाना तो पैसेज जाना तो बस तुम्हारा दोबारा जाना पड़ रहा था क्या? अच्छा है, तुम्हारा नीचे ही आ गया। ओके ओके, तो ये ज़्यादा बेहतर तरीका होता है। तो उन्हें पैसे कम नहीं थे क्या? नेक्स्ट देखो, द स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू यूज़ दिस रूम एज इट इज़ डैश फॉर टीचर। तो स्टूडेंट्स को इस कमरे को इस्तेमाल नहीं करने की इजाज़त नहीं है, चूँकि ये कमरा ख़ास तौर पर टीचर्स के लिए। क्या? एक्सक्लूसिवली फॉर टीचर्स। सही है। नेक्स्ट 40, आई कैन नॉट वेट टू लर्न द रिजल्ट ऑफ द इंटरव्यू एज इट इज़ डैश इंपॉर्टेंट फॉर मी। मैं नहीं इंतज़ार कर सकता इंटरव्यू के रिजल्ट का, चूँकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मेरे लिए।
मतलब रेयरली, अच्छा मुझे भी यही लगा था जब मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा था ना SMC को, उसको मुझे लगा कि ये रेयरली होगा, चूँकि मैं इंतज़ार नहीं कर सकता रिजल्ट का, चूँकि मेरे लिए शायद इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा भी तो हो सकता था कि मुझसे मैं बेसब्री से मतलब मुझसे इंतज़ार नहीं किया जा रहा, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं इंटरव्यू मेरे लिए, ऐसा भी तो हो सकता है। ये भी तो हो सकता है ना भाई, कि अगर आप इंटरव्यू का इंतज़ार मुझसे नहीं हो रहा या मैं नहीं कर सकता इंतज़ार, ये दोनों रीज़न्स हो सकती है ना। एक रीज़न तो ये भी हो सकता है कि भाई मेरे लिए किसी काम का ही नहीं है रिजल्ट इसका, तो मुझे इंतज़ार करने की ज़रूरत ही क्या है। और ये कि इतना इंपॉर्टेंट है कि मुझसे इंतज़ार रहा नहीं जा रहा, इंतज़ार मतलब सहा नहीं जा रहा मुझसे, और मुझे लाजमी इंटरव्यू का रिज़ल्ट चाहिए, तो उसमें तो वाइटली भी हो सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट आ रहा है ना एक दफ़ा, फाइनली वापस हो सकता है वाइटली इंपॉर्टेंट भी हो सकता है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। असल में वैसा ही कह रहा हूँ, मुझे भी रेयरली लग रहा था इसी वजह से, लेकिन आंसर की के अंदर वाइटली है, हमें तो नंबर से मतलब है, तो वाइटली लगाना होगा, ठीक है। हाँ वो मुझे भी यही लगा था कि मैं तभी तो कह रहा हूँ, रेयरली मुझे भी लग रहा था कि रेयरली इंपॉर्टेंट फॉर मी, लेकिन इसमें सेंस वो बन रहा है कि मुझसे रहा नहीं जा रहा, इंतज़ार मुझसे किया नहीं जा रहा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये इंटरव्यू मेरे लिए। नहीं बाकी बच्चों ने भी बताया ये, इसलिए बता रहा हूँ। आई कुड हैव वोटेड फॉर दिस कैंडिडेट इफ़ ही हैड स्पोकन मोर डैश। यस, सिंसियरली, बिल्कुल सेंसिबली, हाँ सेंसिबली सही है। अगर वो सेंसिबली बात करता तो शायद मैं वोट करता उसके कैंडिडेट के लिए। हाँ पास पेपर का ही। आई वॉन्ट बी एबल टू बाय अ हाउस एज दे प्राइजेज हैव राइज एंड डैश। मैं नहीं खरीद सकता है घर, चुके जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं। क्लासिकली, फेंटली, इनॉर्मसली, मेनली, डिस्टेंटली। इनॉर्मसली, इनॉर्मस मतलब बड़ा होता है बहुत ज़्यादा, इनॉर्मसली सही। I can dash remember what he said, but I think it is something about his past. मुझे मुश्किल से याद है जो उसने कहा, लेकिन मुझे लगता है शायद वो अपने माजी के बारे में उसने कुछ कहा था। मुझे थोड़ा थोड़ा याद है, मुश्किल से मुझे याद है। Vaguely, illegibly, promptly, clumsily, evenly. Evenly मतलब बराबर, तो बराबर तो याद नहीं हो सकता ना, वो तो याद ही नहीं उसको। इवनली रिमेंबर है तो मतलब सब कुछ याद है मुझे। ये भी नहीं होगा क्लमजली नहीं, क्लमजली तो चलने फिरने के लिए कहते हैं, भारी भरकम अंदाज से चलना क्लमजी। प्रॉम्प्टली, बाकायदगी से, तो बाकायदगी से उसे याद ही नहीं है। अब बुधो बच गया। वैगली, इलेजिबली, इलेजिबली भी नहीं है, वैगली है। तो वैगली, वैगली का मतलब होता है मुश्किल से, तो मुझे मुश्किल से ही याद है जो कुछ उसने कहा, वैगली, ठीक है। सारा लगा के गलत किया तो ऊपर पहला सही आया। द डॉग ब्रोक अवे फ्रॉम द गार्डन एज इट वॉज डैश टाइड टू द ट्री। डॉग जो था वो गार्डन से भाग गया क्योंकि उसको डैश, वो ट्री के साथ डैश तरह से बांधा गया था, रस्सी तोड़ के भाग गया वो। तो कैसा बांधा गया था उसको? टाइटली बांधा, तोड़ के भागा कैसे? लूजली होगा ना, टाइटली का लूज ब्रो का भाग गया ना, टाइटली बांधा तो बांधता भागता कैसे? द प्राइम मिनिस्टर डिस्मिसेस क्रिटिसिज्म, ये तो हो गया ना, दोबारा से आ गया। तो नहीं सवाल चेंज हो गया, सवाल चेंज है। द प्राइम मिनिस्टर डिस्मिसेस क्रिटिसिज्म दैट ही हैज डैश नेग्लेक्टेड द इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज। तो अब नेग्लेक्टेड पहले हुआ था ना, अब नेग्लेक्टेड को लिख दिया गया, उससे पहले ब्लैंक्स आ गया। क्या हो जाएगा? कॉन्स्टेंटली, हाँ बिल्कुल सही है। कॉन्स्टेंटली नेग्लेक्टेड द इकोनॉमी एंड सोशल इश्यूज, मतलब मुस्तकिलन उसने नेग्लेक्ट किया था इकोनॉमी और सोशल इश्यूज को। इन्फेंट्स आर डैश डिपेंडेंट ऑन देयर पेरेंट्स टू मीट देयर फिजिकल नीड्स। जो छोटे बच्चे होते हैं वो पूरी तरह से इन्हिसार करते हैं अपने वालिदैन पर, ताकि उनकी फ़िज़िकल नीड्स पूरी हो सकें। जॉयफुली, जेनरसली, वल्नरेबली, अनकॉमनली, सॉफ्टली। वल्नरेबली, यस बिल्कुल सही, ये पास पेपर का ही है। तो वल्नरेबली डिपेंडेंट मतलब पूरी तरह से वो इन्हिसार करते हैं अपने पेरेंट्स पर, पूरी तरह से। When I called to have an appointment with my doctor, I was told that he had to leave dash for personal reasons and would not be available the whole afternoon.
जब मैंने कॉल किया अपने डॉक्टर से एक अपॉइंटमेंट के लिए, तो उसने कहा कि वो जा रहा है डैश पर्सनल रीजंस की बुनियाद पर और वो पूरे दोपहर नहीं आएगा। लीव के बाद क्या आना चाहिए, मतलब वो फ़ौरन से जा रहा है, जल्दबाजी में, मतलब वो जा रहा है पर्सनल रीजंस के लिए, क्या हो जाएगा, अर्जेंटली हो जाएगा, अर्जेंटली फॉर पर्सनल रीज़न एंड वुड नॉट बी अवेलेबल द होल आफ्टरनून। Had the authorities concerned acted dash and promptly in the past, perhaps hundreds of thousands of people would have been saved from tsunami disaster. कि अगर authorities ने काम किया होता डैश और प्रॉम्प्टली माजी में, तो शायद सैकड़ों हज़ारों लोगों को बचाया जा सकता था सुनामी के तबाही से। एक्टेड डैश एंड प्रॉम्प्टली, मतलब उन्होंने अमल किया होता डैश बाकायदगी से और डैश फेंटली, मेयरली, रफली, इनकॉन्सेंट्रेटली, विलिजेंटली। क्या चीज़ जोर से बोला? मेयरली, मेयरली, मेयरली मतलब होता है सिर्फ, मेयरली तो नहीं होगा। फेंटली नहीं, फेंटली मतलब था बेहोशी से। बेहोशी से कौन करता है अमल? बेहोशी से करता तो और मर जाते हैं, हज़ारों होता बिलियंस में मर जाते हैं। फेंटली का 3 बज गया, रफली, इनकॉन्सेंट्रेटली और विलिजेंटली। तो भाई विलिजेंटली होगा ये, विजिलेंटली। विजिलेंटली का मतलब होता है जिम्मेदारी से। अभी बोर्ड का एग्जाम दोगे ना, विजिलेंस टीम आएगी उसमें, बोलते ना विजिलेंस टीम आ गई है जो जांच पड़ताल करती है बोर्ड की, कहाँ चीटिंग हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है। तो विजिलेंस, इनविजिलेटर, इनविजिलेंट होता है नहीं ये वर्ड, ठीक है। विजिलेंट मतलब जांच पड़ताल, जिम्मेदारी। लास्ट क्वेश्चन है, द लॉ ऑफिसर्स इज मेनली, इज नहीं इन होगा, इन मैनी ईस्टर्न अर्ली वेस्टर्न सेटलमेंट्स हैड टू मेंटेन ऑर्डर बाय मीन्स ऑफ देयर गन्स। कि लॉ ऑफिसर्स ज़्यादातर मगरबी सेटलमेंट में उनको ऑर्डर मेंटेन करना होता है बाय मीन्स ऑफ देयर गन्स, अपने गन्स की मदद से। यस, मार्शल्स, ये भी पास पेपर गया ना, मार्शल्स कहते हैं लॉ ऑफिसर को, ठीक है। तो ये हमारे पास 49 MCQs थे जो हमने यहाँ पर सॉल्व किया एलईडी के पास पेपर के सेंटेंस कंप्लीशन के। अक्सर बच्चों को इसी में मसला होता है सेंटेंस कंप्लीशन में। तो ये जितने भी राउंड 1 में आए थे एलईडी 2024 के अंदर, तो वो मैंने सारे आपको करा दिए। इसमें से कुछ आपके आए थे, कुछ नहीं आए होंगे, ठीक है। क्लियर है भाई यहाँ तक बात?